हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। मेरा नाम है पंकज और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं भारत नेपाल सीमा विवाद के बारे में। देखिए दोस्तों, हाल ही के दिनों में भारत और नेपाल जो हैं उनके बीच बाउंड्री को लेकर विवाद बढ़ गया है। तो आइए हम इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर इस विवाद का कारण क्या है और क्यों हाल ही के वर्षों में बार बार भारत और नेपाल किसी न किसी मुद्दे पर लड़ाई करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो इस टॉपिक से आने वाली एग्जामों में हमसे पूछे जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि हाल ही में दोनों देशों के बीच इस सीमा विवाद का कारण क्या था। तो फ्रेंड्स, हाल ही में नेपाल की जो केपी शर्मा गवर्नमेंट है उसने नेपाल देश का एक नया मानचित्र जारी कर दिया है। इस मानचित्र में उसने भारत के जो उत्तराखंड राज्य है उसके 3 स्थान कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख को अपने मानचित्र में दर्शाया है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो ब्लू पोर्शन दिख रहा है ये उत्तराखंड राज्य का हिस्सा है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी ये तीनों ही जो कि उत्तराखंड राज्य में शामिल है, इसे नेपाल की गवर्नमेंट ने अपने मानचित्र में दर्शाया है, जिसके कारण भारत के साथ नेपाल का इस मानचित्र को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। तो फ्रेंड्स, आइए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि इस विवाद की शुरुआत आखिर हुई कहां से है। देखिए फ्रेंड्स, इंडियन जो गवर्नमेंट है उसने हाल ही में उत्तराखंड में पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक एक सड़क का निर्माण किया है और ये सड़क 80 किलोमीटर लंबी है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक ये 80 किलोमीटर लंबी एक सड़क का निर्माण किया है इंडियन गवर्नमेंट ने उत्तराखंड राज्य में, और इसका उद्घाटन 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया था। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। और ये जो सड़क है ये पिथौरागढ़ से लिपुलेख तक जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 80 किलोमीटर। क्लियर है? ये जो 80 किलोमीटर लंबी सड़क है इसका निर्माण भारत की गवर्नमेंट ने नेपाल सीमा के निकट किया है। हालांकि ये जो सड़क है ये नेपाल सीमा के निकट निर्मित की गई है, लेकिन ये पड़ती भारत के उत्तराखंड राज्य में है। लेकिन फिर भी नेपाल ने इस सड़क पर अपनी आपत्ति दर्ज करवाई है, क्योंकि नेपाल का ये मानना है कि ये क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है और भारत ने ये जो सड़क का निर्माण किया है ये एक अवैध निर्माण है। बस इसी बात को लेकर भारत और नेपाल के बीच विवाद की स्थिति बन गई है। तो फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भारत सरकार द्वारा आखिर इस सड़क के निर्माण की इतनी ज्यादा जरूरत क्यों पड़ी और भारत के लिए सड़क का इतना ज्यादा महत्व क्यों है। तो देखिए दोस्तों, कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। अगर हम भारत से इसकी लोकेशन देखें तो आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कैलाश मानसरोवर तिब्बत क्षेत्र में स्थित है और तिब्बत चाइना के अधिकार क्षेत्र में है। तो फ्रेंड्स, जब भारत से तीर्थ यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए जाते हैं तो उनके पास कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए भारत से 3 मार्ग स्थित हैं। अब ये 3 मार्ग कौन कौन से हैं? तो पहला मार्ग जो है वो सिक्किम के नाथुला दर्रे से होता हुआ कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है। जैसा कि आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, ये नेपाल के पूर्व का ये जो क्षेत्र है ये सिक्किम का क्षेत्र है। सिक्किम के नाथुला दर्रे से होते हुए ये मार्ग कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है। अब इस मार्ग की जो सबसे बड़ी डीमेरिट्स है या सबसे बड़ी जो कमजोरी है वो ये है कि इसकी लंबाई सबसे ज्यादा है। ये लगभग 900 किलोमीटर लंबा है और क्योंकि ये कैलाश मानसरोवर में हिमालय की पहाड़ियों से होकर जाता है तो ये बहुत ज्यादा कठिनाई भरा क्षेत्र है। इसीलिए कैलाश मानसरोवर यात्रियों को इस मार्ग से यात्रा करने में 20 से 25 दिन का समय लग जाता है। एक दूसरा मार्ग भी है जो कि नेपाल के रास्ते काठमांडू होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है। आप मैप में यहाँ देख सकते हैं, नेपाल से काठमांडू होते हुए कैलाश मानसरोवर के लिए जाने वाला ये मार्ग 540 किलोमीटर लंबा है। अब ये मार्ग भी क्योंकि हिमालय पर्वतमाला से होता हुआ जाता है, इसीलिए यहाँ से भी यात्रा करने में, कैलाश मानसरोवर तक जाने में 20 से 25 दिन का समय लग जाता है और ये दोनों ही रास्ते बहुत ज्यादा जोखिम भरे भी है दोस्तों। और तीसरा मार्ग है जो कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से होता हुआ कैलाश मानसरोवर के लिए जाता है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, ये दोनों मार्गों की अपेक्षा ये जो तीसरा मार्ग है, ये जो उत्तराखंड के लिपुलेख होता हुआ जा रहा है, ये बहुत ही ज्यादा छोटा है। और इस मार्ग की एक और महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इस मार्ग का 85% हिस्सा भारत में पड़ता है। तो देखिए, उत्तराखंड के ये लिपुलेख से होकर जाने वाला जो रास्ता है क्योंकि बहुत ज्यादा छोटा है, इसीलिए कैलाश मानसरोवर यात्रियों को इस मार्ग से होकर जाने में मात्र 2 से 3 दिन का ही समय लगेगा। इसीलिए भारत ने इस रूट पर एक सड़क का निर्माण कर दिया है। अब यही सड़क वर्तमान में विवाद का कारण बन चुकी है। ओके, तो आपको यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। आगे देखिए, आगे हम जानते हैं कि इस विवाद की शुरुआत इतिहास में आखिर कहाँ से हुई है। तो देखिए,
इस विवाद की शुरुआत तो 1816 ईस्वी में सुगोली की संधि से मानी जाती है, लेकिन उसके पहले हम नेपाल के इतिहास को डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, 1765 में नेपाल में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पृथ्वी नारायण शाह। पृथ्वी नारायण शाह ने नेपाल में गोरखा साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद देखिए, इन्हीं गोरखा साम्राज्य के पृथ्वी नारायण शाह के नेतृत्व में गोरखाओं ने नेपाल के जो छोटे छोटे राजा रजवाड़े थे या जो छोटी छोटी रियासतें थी उनको जीत लिया और उन पर अधिकार कर लिया। मतलब पूरे नेपाल को अपने अधिकार में ले लिया किसने? पृथ्वी नारायण शाह ने। ओके, आगे देखिए, जब इन्होंने नेपाल पर अधिकार कर लिया उसके बाद इन्होंने भारत की ओर रुख किया और भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे जो कि नेपाल की सीमा से लगे हुए थे, जैसे सिक्किम, गढ़वाल या कुमायूं, इनमें से सिक्किम जो कि नेपाल के आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं पूर्व में है, या फिर गढ़वाल या कुमायूं उत्तराखंड राज्य के क्षेत्र हैं। तो इन्होंने नेपाल की सीमा से सटे हुए इन छोटे छोटे क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। लेकिन आप जानते हैं इस वक्त भारत पर किसका शासन था? जी हाँ, इस वक्त भारत पर शासन था अंग्रेजों का। अंग्रेज भारत आए थे 1600 ईस्वी में और 1947 ईस्वी तक अंग्रेज भारत में रहे हैं। इसे याद रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज कब भारत आए थे? 1600 ईस्वी में, और ये भारत पर इन्होंने कब तक शासन किया है? 1947 में। 15 अगस्त 1947 में हमें अंग्रेजों से क्या मिल गई थी? आजादी। तो उस वक्त जब गोरखों ने भारत के क्षेत्रों को जीतना शुरू किया तो उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का शासन था। इसीलिए अंग्रेजों और गोरखों के मध्य 1814 ईस्वी में एक युद्ध शुरू हुआ और ये युद्ध चला 1816 ईस्वी तक। 1814 से 1816 ईस्वी तक ये जो युद्ध चला था, इसमें हार हुई थी नेपाल की और जीत गए थे कौन? अंग्रेज। आगे देखिए, जब 1816 ईस्वी में गोरखा साम्राज्य अंग्रेजों से हारने लगा तब इन्होंने अपने बचे हुए साम्राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेजों से एक संधि कर ली और इस संधि को नाम मिला सुगोली की संधि। इसे याद रखिएगा दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुगोली की संधि किस वर्ष हुई थी? 1816 ईस्वी में। और पूछ ले किसके मध्य? तो नेपाल और भारत के मध्य। आगे देखिए, इस संधि के तहत जो नेपाल है उसे अपना 2/3 हिस्सा किसको देना पड़ा? ब्रिटिश साम्राज्य को। आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, यह 2/3 हिस्सा गोरखाओं ने ब्रिटिश साम्राज्य को दे दिया। हालांकि जब 1857 ईस्वी की क्रांति में जो गोरखा थे उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य का साथ दिया था, तो ब्रिटिश साम्राज्य ने पुनः इन्हें इनकी भूमि वापस लौटा दी थी। आगे देखिए, सुगोली की संधि में जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण समझौता हुआ वो ये था कि नेपाल की जो सीमा थी उसे निर्धारित कर दिया गया। सुगोली की संधि के अनुसार नेपाल की जो सीमा है वो मेची नदी के पश्चिम से लेकर महाकाली नदी के पूर्व तक निर्धारित कर दी गई और बस इसी के अनुसार अब ये मान लिया गया कि नेपाल की सीमा जो है वो पूर्व में मेची नदी और पश्चिम में महाकाली नदी बनाएगी। और नेपाल ने भी आगे चलकर इस संधि को अपनी स्वीकृति दे दी। जब आगे चलकर भारत और नेपाल ने एक दूसरे को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी, तब भी नेपाल ने अनौपचारिक रूप से सुगोली की इस संधि को अपना लिया, अर्थात उसने मान लिया कि उसकी सीमा पूर्व से मेची नदी और पश्चिम में महाकाली नदी तक सीमित है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुगोली की संधि को जब दोनों देशों ने अपना लिया है तो अब विवाद किस बात पे हो रहा है? तो देखिए दोस्तों, सुगोली की संधि को हमने पढ़ा और हमें पता चला कि संधि के अकॉर्डिंग नेपाल की जो सीमा है वो 2 नदियां निर्धारित कर देती है, पूर्व में मेची नदी और पश्चिम में महाकाली नदी। लेकिन फ्रेंड्स, अब ये जो महाकाली नदी है ये ही विवाद का कारण बन गई है। वो इसलिए क्योंकि महाकाली नदी जो है वो पहाड़ों से गिरने वाले बहुत सारे झरनों से मिलकर बनती है, अर्थात ये जो छोटी छोटी धाराएं हैं ये हिमालय पर्वतमाला से निकल के आती है और ये काला पानी पे आके मिलती है। और ये जो काला पानी का क्षेत्र है ये चीन, नेपाल और भारत के ट्राई जंक्शन पे है। अब ये सभी धाराएं मिलकर काला पानी पे आती है और काला पानी से मुख्य धारा महाकाली नदी के नाम से आगे बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले जितनी भी नदियां हैं वो छोटी छोटी धाराएं हैं। इनमें से एक धारा भारत में शारदा नदी के नाम से जानी जाती है, जो कि भारत के लिम्पियाधुरा से निकलती है। जैसा कि आप यहाँ पर मैप में देख सकते हैं, लिम्पियाधुरा से निकलकर ये धारा काला पानी पे आकर अन्य धाराओं से मिल जाती है और इसके आगे जो नदी मुख्य जाती है वो क्या कहलाती है? महाकाली नदी। लेकिन देखिए, अब विवाद इस बात पे है कि नेपाल मानता है कि जो महाकाली नदी है वो भारत की शारदा नदी है, जिसका उद्गम लिम्पियाधुरा से होता है। मतलब नेपाल एक धारा को ही महाकाली नदी मान रहा है,
लेकिन अभी तक नेपाल और भारत दोनों देश सुगोली की संधि के तहत ये जो धाराओं का जो मिलन स्थान है काला पानी, इसके बाद से निकलने वाली मुख्य धारा को महाकाली नदी के रूप में मानते थे। लेकिन अब नेपाल इसी क्षेत्र पर विवाद उत्पन्न कर रहा है। लेकिन अब जो नेपाल है, क्योंकि वो शारदा नदी को मुख्य नदी मान रहा है, तो नेपाल के अकॉर्डिंग लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख के ये जो क्षेत्र हैं, ये तीनों ही नेपाल का हिस्सा है। क्योंकि देखिए, नेपाल दावा करता है कि शारदा नदी जो है वो वही महाकाली नदी है जिसका जिक्र सुगोली की संधि में किया गया था। अर्थात शारदा नदी के पूर्व में जितना भी क्षेत्र है, जैसे लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख, ये नेपाल का हिस्सा है। इसीलिए भारत और नेपाल के बीच इन तीनों क्षेत्रों को लेकर विवाद जो है सीमा को लेकर वो बढ़ गया है। आगे देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और जो नेपाल हैं वो दोनों ही देश एक दूसरे के बहुत अच्छे पड़ोसी देश रहे हैं। इनके रिलेशन भी हमेशा से बहुत अच्छे रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही देश एक दूसरे से ओपन बाउंड्री भी साझा करते हैं। इसके अलावा अगर हम इन दोनों देशों की धार्मिक मान्यताएं देखें तो वो भी लगभग एक जैसी ही है। तो फिर ऐसे क्या कारण है कि हाल ही के कुछ वर्षों में इन दोनों देशों के बीच निरंतर विवाद बढ़ते जा रहे हैं? कभी आयात निर्यात को लेकर विवाद हो जाता है, कभी सीमा को लेकर विवाद हो जाता है। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि भारत और नेपाल के बीच क्यों बार बार मतभेद बढ़ते जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत 2015 से मानी जा सकती है, क्योंकि 2015 में नेपाल जो है उसने अपने देश का एक नया संविधान लागू किया। अब दिक्कत यह है कि इन्होंने अपने संविधान में भारतीय मूल के जो मधेसी जाति के लोग हैं उनके हितों की अवहेलना की, मतलब उनको पूरे अधिकार नहीं दिए। आगे देखिए, इसके बाद नेपाल जो है उसने भी दावा किया कि भारत जो है उसने नेपाल के संविधान के विरोध में नेपाल की जो सीमा है उस पर आर्थिक घेराबंदी कर दी है, जिसके कारण भारत का नेपाल से आयात निर्यात बंद हो जाने के कारण नेपाल में जो वस्तुओं के दाम है वो निरंतर बढ़ते गए और नेपाल की आर्थिक जो व्यवस्था थी वो गड़बड़ा गई। क्लियर? आगे देखिए, 2015 में नेपाल में चीन समर्थित जो वामपंथी सरकार है वो अस्तित्व में आ गई, जो कि केपी शर्मा ओली की सरकार है। जैसा कि आप जानते हैं, केपी शर्मा ओली जो कि नेपाल के प्रधानमंत्री है, इनकी गवर्नमेंट 2015 में आई थी जब नेपाल का नया संविधान लागू हुआ था। अब ये जो केपी शर्मा ओली की फ्रेंड्स जो सरकार है ये एक वामपंथी सरकार है और ये वामपंथी सरकार चीन के इशारों पर काम करती है। इनके जितने भी निर्णय होते हैं वो चीन से प्रेरित होते हैं। तो अगर इनके निर्णय चीन से प्रेरित होंगे तो हम समझ ही सकते हैं कि ये भारत विरोधी तो होंगे ही। इसके अलावा देखिए फ्रेंड्स, नेपाल जो है उसने चीन की एक विवादित परियोजना वन बेल्ट वन रोड योजना को खुला समर्थन दे दिया है। अब क्वेश्चन आता है कि ये योजना क्या है? तो फ्रेंड्स, दक्षिण एशिया के क्षेत्र में चीन जो है अपनी सड़कों का जाल बिछा रहा है, जिससे चीन एशिया महाद्वीप पे जो आयात निर्यात है उस पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब भारत जो है इस योजना का विरोध करता है, क्योंकि वन बेल्ट वन रोड योजना की एक जो सड़क है वो भारत के पीओके से होकर गुजरती है, जिस पर भारत को आपत्ति है। लेकिन नेपाल की गवर्नमेंट ने चीन की इस विवादित परियोजना को खुला समर्थन देके भारत से दुश्मनी मोल ले ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के सीमा विवाद को हमने सिंपली लैंग्वेज में डिस्कस किया। तो फ्रेंड्स, अब क्वेश्चन आता है कि इस टॉपिक से हमें एग्जामों में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला क्वेश्चन है, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए, अभी हमने बात की थी, नेपाल के प्रधानमंत्री है केपी शर्मा ओली, और ये किस पार्टी के हैं? ये है नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के। आगे देखिए, नेपाल का नया संविधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो नेपाल का जो नया संविधान है वो लागू किया गया था 2015 में, और 2015 में नेपाल के संविधान के लागू होने के बाद जो पहली सरकार बनी वो किसकी थी? केपी शर्मा ओली की। आगे देखिए, भारत और नेपाल के मध्य किस क्षेत्र को लेकर हाल ही में विवाद बढ़ गया है? तो उत्तराखंड के 3 क्षेत्रों को लेकर भारत और नेपाल के मध्य में विवाद है। काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख, ये तीनों ही स्थान भारत के किस राज्य में शामिल है? तो उत्तराखंड राज्य में शामिल है। सुगोली की संधि किस वर्ष हुई थी फ्रेंड्स? तो 1816 ईस्वी में हुई थी। और ये जो संधि है ये किन दोनों के मध्य हुई थी? तो ये हुई थी ब्रिटिश साम्राज्य और नेपाल के गोरखा साम्राज्य के मध्य। और जहां पर ये सुगोली की संधि हुई थी वो सुगोली बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, क्योंकि बिहार के चंपारण जिले के सुगोली नाम के स्थान पर यह संधि हुई थी, इसीलिए इसे सुगोली की संधि के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, सुगोली कहाँ पर है? बिहार के चंपारण में। एक और इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि चंपारण जिले में ही 1917 ईस्वी में जो महात्मा गांधी थे उनका पहला आंदोलन शुरू हुआ था भारत में,
और इसका नाम था चंपारण आंदोलन। ये अंग्रेजों के जो 3 कटिया कानून था जो कि किसानों के खिलाफ था, उसके विरोध में शुरू किया गया था महात्मा गांधी द्वारा। क्योंकि ये बिहार के चंपारण में शुरू हुआ था, इसीलिए इसे चंपारण आंदोलन के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए, नाथुला दर्रा जो कि हमने इस टॉपिक में पढ़ा है वो भारत के किस राज्य में है? तो याद रखिएगा, भारत के सिक्किम राज्य में है नाथुला दर्रा। ये दर्रा बहुत ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है, पहले भी काफ़ी बार पूछा गया है, तो याद रखिएगा। नाथुला दर्रे से होकर ही कैलाश मानसरोवर यात्री कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं सिक्किम राज्य से। एक और दर्रा जो हमने इस टॉपिक में पढ़ा है वो है शिव किला दर्रा, और ये भारत के किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। आगे देखिए, भारत की गवर्नमेंट ने जो हाल ही में 80 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है भारत के उत्तराखंड राज्य में, वो कहाँ से कहाँ तक जाती है? तो वो जोड़ती है पिथौरागढ़ को लिपुलेख से, और किस राज्य में है? उत्तराखंड राज्य में। और इस सड़क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था? तो इस सड़क का उद्घाटन किया गया था भारत के रक्षा मंत्री जो हैं राजनाथ सिंह, उनके द्वारा। कब किया गया था? 8 मई 2020 को किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आने वाली एग्जामों में इस टॉपिक से हमें पूछे जाएंगे। आई होप आपने ये वीडियो ध्यान से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।